नमस्ते बच्चों, मैं सतीश अवस्थी संकल्प क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा बच्चे लोगों। सबसे पहले मैं आपके सामने सिलेबस के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो लिखता हूं। आज मैं अपने हिसाब से कोई पॉइंट उठाऊंगा, कल आप जो कहोगे वो उस पॉइंट पर अपन विचार चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है अपना संज्ञा का। मेरे बच्चे लोगों, संज्ञा का टॉपिक अपन छठी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, 7वीं क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अपन ने किसी कोचिंग में भी पढ़ा है, किताबों में भी पढ़ा है, नोट्सों में भी पढ़ा है। परंतु दिल पे हाथ रख के कहना कि संज्ञा के बारे में अपने सारे कन्फ्यूजन दूर हुए या नहीं हुए। अगर हुए होंगे तो मैं कुछ सवाल आपसे करूँगा और पता लगाऊंगा कि आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ है या नहीं हुआ है। छठी क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे इंग्लिश के गुरुजी आते थे और कहते थे कि बच्चे लोगों टेंस कर लो, आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। हम कहते थे गुरुजी टेंस करा दो। 7वीं छठी क्लास में उन्होंने टेंस कराए, 7वीं क्लास में उन्होंने टेंस कराए, 8वीं में हमने टेंस पढ़े, 9वीं में हमने टेंस पढ़े, 10वीं में हमने टेंस पढ़े, 11वीं में पढ़े, 12वीं में पढ़े। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे सज्जनों और बहनों, दिल पे हाथ रख कर के मुझे बताना, क्या टेंस आज तक समझ में आए? नहीं भैया, आज तक समझ में नहीं आए। कोई 2% 5% लोगों को समझ में आया हो, ये एक बात अलग है। 95% लोगों को टेंस समझ में नहीं आया। यही बात हिंदी की संज्ञा की है। संज्ञा हमको बहुत पढ़ाई गुरुजी ने, संज्ञा बहुत पढ़ी किताबों में, पर आज तक हमारा कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ। आज 7 मिनट का आप मुझे टाइम देंगे, केवल 7 मिनट का, और इस 7 मिनट के अंदर मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। संज्ञा के टॉपिक के बारे में मैं अपने कुछ गुरु बताऊं, नियम बताऊं आपको। उससे पहले मैं संज्ञा की सामान्य परिभाषा आप लोगों को बता देता हूं कि ये संज्ञा है, ये संज्ञा जो शब्द है, ये जो संज्ञा शब्द है, इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है और मेरे बच्चे लोगों ज्ञा मूल शब्द है। सम का अर्थ होता है सम्यक और मेरे बच्चे लोगों ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान। ऐसा विकारी पद, ऐसा विकारी पद जो किसी प्राणी का, जो किसी वस्तु का, जो किसी पदार्थ का, जो किसी स्थान का, जो किसी भाव का सम्यक ज्ञान कराए, ठीक ठीक ज्ञान कराए, ऐसे पद को हम संज्ञा कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा। संज्ञा प्राणी का ज्ञान कराता है, वस्तु का ज्ञान कराता है, पदार्थ का ज्ञान कराता है, स्थान का ज्ञान कराता है और भाव का ज्ञान कराता है। इन सब का जो ज्ञान कराता है उसे हम कहते हैं भाइयों संज्ञा। ये सामान्य परिभाषा किताब की है, मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया। आगे बात करते हैं मेरे बच्चे लोगों। कोई कहते हैं कि ये जो संज्ञा है, ये संज्ञा, इससे संपूर्ण संसार निर्मित हुआ है। हमारे व्यवहार का आधार भी संज्ञा है। अगर हमारे दैनिक व्यवहार में से, हमारे सांसारिक व्यवहार में से, हमारे सामाजिक व्यवहार में से अगर संज्ञा को हटा दिया जाए तो ये शाश्वत सत्य है कि हमारा भाषिक जो व्यवहार है वो बाधित हो जाएगा। अतः हमारे सांसारिक, सामाजिक और दैनिक व्यवहार को संचालित रहने के लिए संज्ञा का होना जरूरी है। संज्ञा का दूसरा नाम, संज्ञा का पर्याय नाम कहा जाता है, नाम लिया जाता है। और दुनिया में जो नाम होते हैं मेरे बच्चे लोगों अनंत होते हैं, इसलिए संज्ञाएं दुनिया में अनंत होती है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से संज्ञा को नाम न कहकर महानाम कहा जाए तो ज़्यादा औचित्य होगा। ये तो हो गई सामान्य परिभाषा, बहुत कुछ नया नहीं बताया है। किताब की मैंने परिभाषाएं बताई है, आप लोग शायद इसको जानते होंगे, वही चीज़ मैंने बताई है। अब आपके सामने एक प्रश्न और आता है कि गुरुजी ये बता दीजिए कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। कई किताबों में 5 प्रकार लिखे हुए हैं, कई किताबों में 3 प्रकार लिखे हुए हैं। अगर प्रतियोगिता परीक्षा में कोई सवाल आता है
तो हम संज्ञा के कितने प्रकार करें, ये हमें बता दीजिए। तो हम इसको बताने से पहले आपको ध्यान एक दूसरे बिंदु की तरफ और ले जाएंगे। बच्चे लोगों, एक प्राचीन मान्यता है, संज्ञाओं के प्रकार को लेकर के एक प्राचीन मान्यता है, और मेरे बच्चे लोगों एक आधुनिक मान्यता है। आधुनिक मान्यता और एक प्राचीन मान्यता, दो मान्यताएं हैं। प्राचीन मान्यता ये कहती है कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, और आधुनिक मान्यता ये कहती है कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। प्राचीन मान्यता कहती है कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, प्राचीन मान्यता कहती है कि एक जातिवाचक संज्ञा होती है, प्राचीन मान्यता यह कहती है कि एक भाववाचक संज्ञा होती है, प्राचीन मान्यता यह कहती है कि एक समूहवाचक संज्ञा होती है, और प्राचीन मान्यता यह कहती है कि एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अर्थात जो प्राचीन मान्यता है, जो प्राचीन दृष्टिकोण है, जो प्राचीन व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने संज्ञा के 5 प्रकार माने हैं, और आधुनिक मान्यता में संज्ञा के 3 प्रकार माने हैं। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और भाइयों एक होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, और भाइयों एक होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। अगर ये 3 मानती है, ये 5 मानती है, आधुनिक व्याकरणाचार्य ये कहते हैं कि समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, इन दोनों संज्ञाओं का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, इन दोनों संज्ञाओं का अलग से कोई महत्व नहीं है। इसलिए इन्होंने दोनों संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित कर लिया गया है, और इन्होंने माना है कि जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, जिनमें एक होता है समूहवाचक और एक होता है द्रव्यवाचक। अगर कोई आपसे ये पूछे संज्ञाओं की मान्य संख्या कितनी है, तो मेरे भाइयों बताना है 3। और अगर कोई पूछे प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार संज्ञाओं की संख्या कितनी है तो 5। और आपसे ये कोई पूछे कि जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कितने होते हैं, तो 2। एक होता है समूहवाचक और एक होता है द्रव्यवाचक। आपका कन्फ्यूजन क्लियर संज्ञा के प्रकार के बारे में? ठीक है, ये सामान्य परिभाषा है, जैसे सामान्य चीज़ें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इनमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये सब किताबों में लिखी हुई है, पासबुकों में लिखी हुई है, दुनिया के कोचिंगों के नोट्सों में लिखी हुई है। अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं बताया, अब मैं अपनी तरफ से कुछ बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने 6ठी क्लास से संज्ञा पढ़ी है। किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद ये आत्मविश्वास हमारे अंदर आना चाहिए कि उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आया तो उस प्रश्न का जवाब हम बहुत जल्दी देंगे। अगर हम उस प्रश्न का जवाब बहुत जल्दी दे पाते हैं तो समझा जाएगा कि उस टॉपिक को, उस बिंदु को, उस विषय वस्तु को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर सही जवाब, जल्दी जवाब नहीं दे पाते हैं और ये सोचने में लग जाते हैं कि इसमें व्यक्तिवाचक भी हो सकती है, इसमें जातिवाचक भी हो सकती है, इसमें भाववाचक भी हो सकती है, तो ये माना जाएगा कि उस बिंदु के संदर्भ में, उस टॉपिक के संदर्भ में, उस विषय वस्तु के संदर्भ में हमारी जानकारी, हमारा ज्ञान आधा अधूरा है। मैं किताब की कोई परिभाषा आपको नहीं बताऊंगा, ऐसा भी मत मानना किताब की परिभाषा मेरे को याद नहीं है, मेरे को सब याद है किताब की परिभाषा। मैंने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा और मैंने कहा जातिवाचक संज्ञा, किताबों में ये लिखा हुआ है, हमारे गुरुजी ने भी यही बताया है। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पदार्थ का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं यहीं से पढ़ाना शुरू करूँगा। एक शब्द लिखा मैंने कुत्ता, और बच्चे लोगों एक शब्द लिखे मैंने कुत्ते। बिना हिचकिचाहट के, बिना संदेह के आप मुझे बता सकते हो कि दोनों में कौन सी संज्ञा है। अगर मेरे अनुभव की बात करूं मेरे बच्चे लोगों, जब भी मैंने ऑफलाइन में ये संज्ञा सब पद पढ़ाया है तो मुझे केवल 2% लोगों ने सही जवाब दिया है, 98% लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है। इस प्रश्न को यही रहने दीजिए, अब अपने हिसाब से करते हैं।
उदाहरण 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 देंगे अपन उदाहरण। बस मेरी बात को सुनते जाइए और एक बात करिए, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो यस करिए और मेरी बात से असहमत हैं तो उसको ना करिए। मैंने कहा पूरी, ये पूरी की पूरी हमारी सृष्टि है, स्वीकार करते हो? हाँ, स्वीकार करते हैं। इस सृष्टि में असंख्य चीजें होती हैं, हाँ होती हैं भैया। कुछ सजीव होती हैं और कुछ निर्जीव होती हैं, पक्का? यहाँ तक आप मुझसे सहमत हैं? यहाँ तक आप मेरे साथ चलेंगे? परंतु मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई सजीव है चाहे कोई निर्जीव है, प्रत्येक के कितने नाम होते हैं? 2 नाम होते हैं। तो आप इसे स्वीकार कम करेंगे कि गुरुजी मेरे तो एक नाम है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, चाहे कुर्सी है, चाहे कलम है, चाहे मोबाइल है, चाहे पंखा है, चाहे देश है, चाहे भाषा है, सबके 2 नाम होते हैं। 2 से ज़्यादा किसी के नाम नहीं होते, 2 से कम किसी के नाम नहीं होते। मैं सिद्ध करके बताता हूँ। एक नाम लिखा था मैंने सुनीता और एक नाम लिखा था मैंने लड़की। बताओ 2 नाम हुए कि नहीं हुए? मैंने एक नाम लिखा था श्याम, मैंने एक नाम लिखा था लड़का। ये 2 नाम होते हैं। और मेरे बच्चे लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ये 2 नामों में क्या अंतर है ये समझ लिया तो संज्ञा के बारे में जितना भी कन्फ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। बात खत्म करो। इन दोनों नामों का अपन को अंतर करना है। अगर इन दोनों नामों में अपन ने अंतर कर लिया तो संज्ञा के बारे में कैसा भी सवाल हो हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, आप सुनिए। सुनीता नाम घर वालों ने रखा है उसका, तो जो घर वाले नाम रखते हैं या हम जो नाम रखते हैं वो नाम कहलाता है हमारा व्यक्तिगत नाम। अर्थात सुनीता नाम कैसा नाम है? व्यक्तिगत नाम। और लड़की नाम किसी ने नहीं रखा, जन्म से उसके साथ लगा हुआ है, ये है उसका जातिगत नाम। जब हमारे घर में कोई कन्या पैदा होती है या कोई लड़का पैदा होता है तो हम सीधे पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी महाराज, हमारे एक कन्या का जन्म हुआ है या एक लड़के का जन्म हुआ है। तो पंडित जी महाराज कभी ये नहीं कहते कि उसका नाम लड़की रख ले, उसका नाम लड़का रख ले। नहीं कहते ना। क्यों नहीं कहते? कि ये दोनों नाम तो पहले से ही उसके साथ लगे हुए आए हैं, ये उसका जातिगत नाम है। इसलिए उस कहते हैं पंडित जी उसका नाम सुनीता रख ले, मोहन रख ले, सोहन रख ले, गीता रख ले, अरविंद रख ले, जो भी चाहिए, बबीता रख ले, ये कहते हैं। तो ये हुआ आपका व्यक्तिगत नाम, ये हुआ आपका जातिगत नाम। 5 लड़कियां बैठी हुई हैं, 10 लड़की बैठी हुई हैं, 50 लड़की बैठी हुई हैं, और हम ये कहें कि सुनीता इधर आ, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनमें से एक आएगी। सारी लड़कियां नहीं आएगी, जो सुनीता होगी वही आएगी। अर्थात सुनीता कहने से कितने का बोध होता है मेरे बच्चे लोगों? 1 का। सुनीता कहने से कितने का बोध होता है? 1 का। अगर 5 लड़कियां बैठी हुई हैं मेरे भाइयों, अगर 10 लड़कियां बैठी हुई हैं मेरे भाइयों, अगर 100 लड़कियां बैठी हुई हैं मेरे भाइयों, अगर मैं कहूँ लड़की इधर आ, तो ये भी सोचेगी, ये भी सोचेगी, ये भी सोचेगी, ये भी सोचेगी, ये भी सोचेगी। तो लड़की कहने से बोध होता है 1 से अधिक का। बोध की बात कर रहा हूं मैं, वचन की बात नहीं कर रहा। सुनीता कहते हैं तो 1 का बोध होता है, लड़की कहते हैं तो 1 से अधिक का बोध होता है, श्याम कहते हैं तो 1 का बोध होता है, और लड़का कहते हैं तो 1 से अधिक का बोध होता है। बस इतना समझना जरूरी है। परिभाषा को आप नज़रअंदाज कर दीजिए। अगर कोई अध्यापक, कोई शिक्षक किताब की रटी रटाई परिभाषाओं के आधार पर आपको पढ़ाता है तो मैं ये समझूंगा मेरी व्यक्तिगत ये धारणा है, मेरी व्यक्तिगत ये आइडियोलॉजी है, मेरी व्यक्तिगत ये विचारधारा है कि वो अध्यापक आपके साथ न्याय नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर किताबों की परिभाषा से हमको पढ़ना होता तो मार्केट में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, हम उनको खरीद लेते, फीस 15,000 देते, 16,000 देते, 16,000 में इतनी किताबें आ जाती मार्केट में कि हमारा घर भर जाता। 400-400, 500-500 में लोगों के नोट्स बिकते हैं, और नोट्सों में इसलिए 400 के बिकते हैं कि उनमें से मसाला तो कुछ है नहीं, परीक्षा में कुछ आता नहीं है। 5 उदाहरण मैं लिख दूं, ये ज़रूरी है कि उसमें से ही आएगा परीक्षा में? ना, लोग तो 100-100 उदाहरण लिखते हैं जब भी नहीं आते परीक्षा में। हम तो कहते हैं कि आपकी समझ विकसित होनी चाहिए,
सवाल कैसा भी आ जाए आपका तुरंत उत्तर निकलना चाहिए। अगर आपको बुखार है, अगर आपको मलेरिया है, अगर आपका सर दर्द है, तो आपका प्रयोजन और प्रयोजन सिर्फ यही होता है कि हमारा बुखार दूर होना चाहिए, हमारा मलेरिया सुधरना चाहिए, हमारी खांसी जुकाम बंद होनी चाहिए, चाहे वो देसी दवाओं से हो चाहे फिर इंग्लिश दवाओं से होता। अगर हम देसी दवाओं से आपका प्रश्न सही कराते हैं, ध्यान रखिए, मैं आपको पीएचडी नहीं करा सकता। इसके कारण हैं कि पीएचडी 5 साल में होती है, यहाँ आप 3-4 महीने के लिए आते हैं। और दूसरी बात यह है भैया कि मैं खुद पीएचडी नहीं हूँ, इसलिए आपको पीएचडी नहीं करा सकता, परंतु इतना दावे के साथ आत्मविश्वास से कहता हूँ परीक्षा में सवाल सही करा सकता हूँ। हमारा प्रयोजन भी यही होना चाहिए कि परीक्षा में हमारा सवाल सही होना चाहिए। एक का बोध हो तो दुनिया का कोई नाम तुम्हारे सामने आ जाए, आ जाने दो, आएगा वो तो। अगर एक का बोध हो रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है मेरे बच्चे लोगों, और एक से अधिक का बोध हो रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा है मेरे बच्चे लोगों। इसके अलावा कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल यही रखना है, एक का बोध हो तो व्यक्तिवाचक, एक से अधिक का बोध हो तो जातिवाचक। एक का बोध हो रहा है व्यक्तिवाचक, एक से अधिक का बोध हो रहा है जातिवाचक। ठीक है, यह है आपका व्यक्तिवाचक और यह है आपके जातिवाचक। 2 शब्द याद करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करा रहा। मैंने कहा नदी, नदी में तो सारी नदियाँ आ गई मेरे बच्चे लोगों, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, चंबल है, जितनी भी है बनारस से सारी आ गई। जातिवाचक संज्ञा मैंने यहाँ तुम्हारे सामने लिख दिया गंगा नदी, इससे एक का बोध हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा पर्वत, जातिवाचक संज्ञा, पर्वत में तो सारे पर्वत आ जाते हैं। मैंने कहा मेरे बच्चे लोगों हिमालय पर्वत, इससे एक का बोध हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने देश कहा, देश में सारे देश आ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा कनाडा, कनाडा से एक का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा शहर, शहर में सारे शहर आ जाते हैं, जातिवाचक। मैंने कहा जयपुर शहर, इससे एक का बोध होता है व्यक्तिवाचक। मैंने कहा मेरे बच्चे लोगों साड़ी, साड़ी में तो साड़ी साड़ी आ जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा मेरे बच्चे लोगों पूनम की साड़ी, इससे एक का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा बाजार, ये जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा बजाजा बाजार, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा घड़ी, ये जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा HMT की घड़ी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा युद्ध, ये जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा प्लासी का युद्ध, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा दिशा, ये जातिवाचक। मैंने कहा पूर्व दिशा, ये व्यक्तिवाचक। मैंने कहा वार, ये जातिवाचक। मैंने कहा सोमवार, ये व्यक्तिवाचक। मैंने कहा महीना, ये जातिवाचक। मैंने कहा जनवरी, ये व्यक्तिवाचक। मैंने कहा दिशा, ये जातिवाचक। मैंने कहा पूर्व दिशा, ये व्यक्तिवाचक। मैंने कहा स्कूटर, ये जातिवाचक। मैंने कहा चेतक का स्कूटर, ये व्यक्तिवाचक। मैंने कहा घोड़ा, ये जातिवाचक। मैंने कहा चेतक घोड़ा, ये व्यक्तिवाचक। मैंने कहा कुत्ता, ये जातिवाचक। मैंने कहा कुत्ते, ये भी जातिवाचक। मैंने कहा मोती कुत्ता, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा गाय, जातिवाचक। मैंने कहा कामधेनु गाय, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा ग्रह, जातिवाचक। मैंने कहा मंगल ग्रह, व्यक्तिवाचक। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक से अधिक का बोध होता है तो जातिवाचक संज्ञा। लिख दिया, इससे भी काम नहीं चलेगा, ये भी कोई खास बात नहीं है, ये तो हर कोई बता दे। आनंद नहीं आया गुरुजी, ये तो हर कोई बता दे एक का बोध होता, और ये तो हम जानते, आप जानते भी होंगे। हाँ मैं मानता हूँ आप जानते हैं। अब जो मैं अलग बात बता रहा हूँ उसके बारे में चर्चा करते हैं। परीक्षा में वैसा सवाल आता है, ऐसा कोई सवाल नहीं आता। मान लीजिए बच्चे लोगों मेरा नाम मोहन है, मान लीजिए बच्चे लोगों मेरा नाम सोहन है, और मान लीजिए बच्चे लोगों मेरा नाम श्याम है। मेरा नाम कुछ भी मान लीजिए आप, चाहे मेरा नाम मोहन है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, चाहे मेरा नाम सोहन है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, चाहे मेरा नाम श्याम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये निश्चित है, ये आप लोग भी जानते हैं। पर मेरी एक लाइन सुन लीजिए बच्चे लोगों, अगर मेरा नाम मोहन है, अगर मेरा नाम सोहन है, अगर मेरा नाम श्याम है, अगर मेरा नाम राकेश है और व्यक्तिवाचक है,
अगर मेरे नाम का प्रयोग मेरे लिए हो रहा है, ध्यान रहे, अगर मेरे नाम का प्रयोग मेरे लिए हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर मेरे नाम का प्रयोग मैं दूसरे के लिए करूंगा तो फिर उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पर सुन लीजिए, मेरे नाम का प्रयोग मेरे लिए हुआ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, मेरे नाम का प्रयोग अगर दूसरे के लिए हुआ तो जातिवाचक संज्ञा। आपने बहुत पढ़ा है कालिदास, आपने पढ़ा है शेक्सपियर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बच्चे लोगों, ये दोनों में कौन सी संज्ञा है? तो आप फटाक से कह दोगे गुरुजी इन दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पक्का सही है, व्यक्तिवाचक है। क्यों है व्यक्तिवाचक? कालिदास का व्यक्तिगत नाम है, कालिदास का प्रयोग कालिदास के लिए हुआ है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शेक्सपियर का व्यक्तिगत नाम है और शेक्सपियर का प्रयोग शेक्सपियर के लिए हुआ है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर ये सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे आते हैं तो हम बिना किसी संशय के इन दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। परंतु ध्यान रहे बच्चे लोगों, अगर परीक्षा में सवाल ऐसे आ जाए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, अंडरलाइन यहां करे, अंडरलाइन यहां करे। तो सुन लीजिए, मैंने दोबारा जो बात बताई थी उसे पुनरावृत्ति करता हूं। अगर मेरे नाम का प्रयोग, अगर मेरा नाम मोहन है, अगर मेरा नाम सोहन है, अगर मेरा नाम उमेश है या मेरा नाम अरविंद है और मेरे नाम का प्रयोग अगर मेरे लिए हो रहा है तो मेरे बच्चे लोगों उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और मेरे नाम का प्रयोग अगर दूसरे के लिए हो जाए तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। मुझे ईमानदारी से ये बता दीजिए मेरे बच्चे लोगों, शेक्सपियर जो नाम है वो शेक्सपियर का है। इस नाम का प्रयोग शेक्सपियर के लिए हो रहा है या कालिदास के लिए हो रहा है? तो मेरा उत्तर ये होगा कि शेक्सपियर नाम का प्रयोग शेक्सपियर के लिए नहीं हो रहा, शेक्सपियर नाम का प्रयोग कालिदास के लिए हो रहा है, अर्थात शेक्सपियर नाम का प्रयोग दूसरे के लिए हो रहा है। तो यहाँ होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर कालिदास का प्रयोग कालिदास के लिए हो रहा है तो मेरे बच्चे लोगों यहाँ होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बात छोटी सी, थोड़ा सा और चलते हैं इस पर। मैं 5-7 शब्द आपके सामने लिखता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं और कुछ पद ऐसे होते हैं अगर उनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के संदर्भ में किया जाए तो वो व्यक्तिवाचक होती हैं और उनका प्रयोग अगर जातिवाचक संज्ञा के संदर्भ में किया जाए तो वो जातिवाचक होती हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे उदाहरण बताऊँ उससे पहले 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मेरे बच्चे लोगों ये जातिवाचक संज्ञा है। इन दोनों में भी अंतर सुन लो पहले कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बदलती रहती हैं, बदल जाया करती हैं, परंतु जातिवाचक संज्ञा कभी नहीं बदलती है। पूछोगे कैसे? मेरा नाम मोहन है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 4 महीने बाद मैंने लिख दिया कि मेरा नाम मोहन नहीं, मेरा नाम सोहन है। अब जनता मुझे सोहन के नाम से जानेगी। 1 माह बाद, 1 साल बाद मैंने कह दिया कि मेरा नाम सोहन भी नहीं है, मेरा नाम तो अब राकेश है, तो अब जनता मुझे राकेश के नाम से जानेगी। तो यहाँ मोहन था, फिर सोहन हो गया, संज्ञा बदल गई। यहाँ सोहन था, फिर राकेश हो गया, संज्ञा बदल गई। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बदलती रहती हैं परंतु जातिवाचक संज्ञा नहीं बदलती। पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। कोई ये कह सकता है कि अब तक तो पर्वत को हमने पर्वत के नाम से जाना है, आज के बाद हम पर्वत को नदी के नाम से जानेंगे या मानव के नाम से जानेंगे। क्या ये संभव है? ना, मानव को मानव के नाम से जानते हैं। हम 6 महीने बाद कहें कि नहीं, आज के बाद मानव को पर्वत के नाम से जाना जाएगा, पर्वत को नदी के नाम से जाना जाएगा और नदी को मानव के नाम से जाना जाएगा, ये संभव नहीं है। अर्थात जातिवाचक संज्ञाओं का रूप नहीं बदलता है। दूसरी बात, जातिवाचक जो संज्ञाएं व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो अनित्य होती हैं मेरे बच्चे लोगों।
अनित्य का मतलब क्या है? कोई स्थायी नहीं होते। मेरा नाम राकेश है, मैं मरा, राकेश नाम संज्ञा का भी अस्तित्व खत्म हुआ। परंतु जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं वो हमेशा नित्य होती हैं, वो कभी उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता। पर्वत है, पर्वत था, पर्वत रहेगा, नदी थी, नदी है, नदी रहेगी। पक्का? तो ये बारे में थोड़ी सी बातें बताई थी मैंने आपको। अभी तो मैं बस जरा जरा सी ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूँ आपको। आज पहला दिन है अपना, अपन में सामंजस्य बैठेगा, हम दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे तो आगे की बात बताएंगे। मैंने एक शब्द लिखा मेरे बच्चे लोगों, नेहरू। सोचना मेरी बात को, जो मैंने बताया उसी हिसाब से। मैंने एक शब्द लिखा मेरे बच्चे लोगों, गांधी। मेरे एक शब्द लिखा था मेरे बच्चे लोगों, नेताजी। मैंने एक शब्द लिखा मेरे बच्चे लोगों, पटेल। मैंने एक शब्द लिखा था मेरे बच्चे लोगों, पुरी। मैंने एक शब्द लिखा था आपका, ये हो गया रावण। मैंने एक शब्द लिखा था कंस, और मैंने आगे लिखूंगा सीता, और आगे लिखूंगा सावित्री। ठीक है, चिंतन करिए। मैंने कहा ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रयोग के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो जाते हैं और जातिवाचक संज्ञा भी हो जाते हैं। अपन को ध्यान केवल इतना देना है कि अगर उसका प्रयोग हो रहा है एक का बोध कराने से के लिए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर उसका बोध हो रहा है एक से अधिक का बोध कराने के लिए मेरे बच्चे लोगों, तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। जब हम नेहरू कहते हैं, नेहरू शब्द प्रतियोगिता परीक्षा में लिखा आ जाए और कोई हमसे पूछे कि भैया इसमें बता संज्ञा कौन सी है, जब हम संज्ञा के टॉपिक को पढ़ने के लिए बच्चों से कहते हैं, सर्वनाम को कहते हैं, पर्यायवाची को कहते हैं, शब्द शुद्धि को कहते हैं, वाक्य शुद्धि को कहते हैं, तो बच्चे इतना गंभीरता से इसको नहीं लेते। संज्ञा ही तो है, समझ में आ जाएगी, जरा सी है, यूँ है। और आपको कटु सत्य बता देता हूँ, ये संधि और समास 50 साल पुरानी बातें हो गई हैं। इनमें से एक सवाल आता है और सवाल ऐसा आता है या तो सब पे ही हो जाता है या किसी पे भी नहीं होता, बात ख़त्म। संधि में यहाँ पर जयपुर में एक चलन चला हुआ है, जो सबसे ज़्यादा संधि पढ़ाएगा, जो सबसे ज़्यादा दिन तक संधि पढ़ाएगा, वो अपने आप को सबसे अच्छा मानेगा। लोग 30-30 दिन तक, 60-60 दिन तक संधि पढ़ाते हैं, हम 4 दिन संधि पढ़ाते हैं बस। हम संज्ञा पढ़ाएंगे 4-5 दिन और टॉपिक 4-5 दिन पढ़ा लेंगे, संधि को 3 दिन में पढ़ाएंगे। उतना ही पढ़ा देते जितना और पढ़ाते हैं, और किताब की परिभाषा से और नहीं पढ़ाते, अपना और लगाते हैं। जब नेहरू कहते हैं तो कितने का बोध होता है? जब नेहरू कहते हैं तो एक से अधिक का बोध होता है। जब हमारे सामने नेहरू नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि ये मोतीलाल नेहरू भी हो सकता है और ये जवाहरलाल नेहरू भी हो सकता है, अर्थात नेहरू नाम से एक से अधिक का बोध हुआ, इसलिए मैंने कह दिया इसमें जातिवाचक संज्ञा है। एक बात, जब गांधी कहते हैं तो गांधी से भी एक से अधिक का बोध होता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, एक से अधिक का बोध होता है, और जिससे एक से अधिक का बोध होता है उसमें होती है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ तक आप सहमत हैं मुझसे? नेताजी बोलते हैं तो इससे भी एक से अधिक का बोध होता है। जो एमपी होते हैं वो भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी नेताजी होते हैं। जो एमएलए होते हैं वो भी नेताजी होते हैं। जो प्रधान होता है वो भी नेताजी होता है। जो सरपंच होता है वो भी नेताजी होता है। सफ़ेद कपड़े अपन पहन ले तो अपन भी नेताजी होते हैं। ये हुआ नेताजी। इससे एक से अधिक का बोध हुआ, इसलिए ये कौन सी संज्ञा हो गई मेरे बच्चे लोगों? जातिवाचक संज्ञा। जब पटेल की बात करते हैं तो गुजरों, सारे गुजरों का बोध होता है, सारे गुजर पटेल में आता है, इसलिए भी एक से अधिक का बोध होता है, इसमें जातिवाचक संज्ञा। जब मैं पुरी बोलता हूँ तो पुरी बोलते मेरे दिमाग में आता है अमरीशपुरी, मेरे दिमाग में आता है ओमपुरी, मेरे दिमाग में आता है भेलपुरी, मेरे दिमाग में आता है जगन्नाथपुरी। एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए इसमें भी जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ तक सहमत हैं आप मुझसे? अगर ये नाम इसी रूप में आते हैं तो हम आंख बंद करके कह देंगे ये जातिवाचक संज्ञा है, और इनको जातिवाचक संज्ञा इसलिए कहेंगे कि इनसे एक से अधिक का बोध होता है। परंतु हम इसी वाक्य को, इन्हीं शब्दों को वाक्य में पिरोए तो क्या हो जाएगा? नेहरू भारत के
प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब ये वाक्य आ जाए, अब आप कहोगे गुरुजी यहाँ नेहरू से कितने का बोध हो रहा है? बच्चे लोगों, इसने दे दिया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ नेहरू का मतलब केवल जवाहरलाल नेहरू है, यहाँ मोतीलाल नेहरू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि मोतीलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री बना ही नहीं। तो यहाँ एक का बोध हो रहा है। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अब भारत छोड़ो आंदोलन आ गया, ये इस बात को इंगित करता है, सूचित करता है कि यहाँ गांधी का मतलब सिर्फ महात्मा गांधी है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन इंदिरा गांधी ने नहीं चलाया, मेनका गांधी ने नहीं चलाया, राहुल गांधी ने नहीं चलाया, प्रियंका गांधी ने नहीं चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी ने चलाया था। अब नेताजी की बात करते हैं। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज का गठन किसी एमपी ने नहीं किया, किसी एमएलए ने नहीं किया, प्रधान ने नहीं किया, सरपंच ने नहीं किया। आजाद हिंद फौज का गठन सिर्फ सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो यहाँ नेताजी से मतलब है सिर्फ सुभाष चंद्र बोस, यहाँ गांधी जी से मतलब है महात्मा गांधी, और यहाँ नेहरू से मतलब है जवाहरलाल नेहरू। पटेल के बारे में बात करते हैं। देश के एकीकरण में पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब देश का एकीकरण गुर्जरों ने नहीं किया है, देश का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। तो यहाँ पटेल का मतलब है केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरी मेरी दादी जी पूरी यात्रा पर गई हैं। यात्रा शब्द आ गया। यात्रा अमरीश पुरी की नहीं होती है मेरे भाइयों, यात्रा ओमपुरी की नहीं होती है मेरे भाइयों, यात्रा भेलपुरी की नहीं होती है मेरे भाइयों, यात्रा सिर्फ होती है जगन्नाथपुरी की। तो यहाँ पुरी का मतलब है सिर्फ जगन्नाथपुरी। तो यहाँ नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू, यहाँ गांधी का मतलब महात्मा गांधी, यहाँ नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पटेल का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहाँ पुरी का मतलब है जगन्नाथपुरी। अगर सवाल ऐसे आते हैं तो जातिवाचक संज्ञा, सवाल ऐसा आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बात, अब बात करते हैं रावण की। ये रावण लिखा हुआ है और ये कंस लिखा हुआ है। रावण एक हुआ है, कंस एक हुआ है। रावण व्यक्तिगत नाम है, कंस भी व्यक्तिगत नाम है, इसलिए दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक का बोध हो रहा है। अगर इसको ऐसे लिख दूं मेरे भाइयों, हमारे देश में रावणों कंसों की कमी नहीं है। अब बताइए, मैंने बताया कि मेरे नाम का प्रयोग अगर मेरे लिए होता है मेरे भाइयों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और मेरे नाम का प्रयोग अगर दूसरे के लिए हो जाए मेरे भाइयों तो फिर उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये बताया था। यहाँ रावण का प्रयोग रावण के लिए हो रहा है, एक का बोध हो रहा है। यहाँ कंस का प्रयोग कंस के लिए हो रहा है मेरे भाइयों, एक का बोध हो रहा है। परंतु यहाँ रावण और कंसों का प्रयोग हमारे देश के दुष्ट व्यक्तियों के लिए हो रहा है, यहाँ एक से अधिक का बोध हो रहा है। तो अब इसमें होगी मेरे भाइयों जातिवाचक संज्ञा। बात करते हैं सीता और बात करते हैं सावित्री। सीता व्यक्तिगत नाम है, सावित्री व्यक्तिगत नाम है। सीता से एक का बोध हो रहा है, सावित्री से एक का बोध हो रहा है। जिससे एक का बोध हो रहा है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, अर्थात इन दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर इसको ऐसे लिख दूं तो हमारे देश के घर घर में सीता और सावित्री निवास करती हैं।
यहाँ सीता का प्रयोग सीता के लिए हुआ, यहाँ सावित्री का प्रयोग सावित्री के लिए हुआ, परंतु यहाँ सीता और सावित्री का प्रयोग हमारे देश की महिलाओं के लिए हुआ है, हमारे देश की स्त्रियों के लिए हुआ है, अर्थात इसका प्रयोग दूसरों के लिए हो गया। यह क्या होगी मेरे भाइयों? जातिवाचक संज्ञा। पक्का भाइयों, इस संज्ञा के संबंध में सामान्य जानकारी है। कल आप जो कहेंगे वो टॉपिक अपन शुरू करेंगे, चाहे इसी को आगे बढ़ाएंगे। आज सिर्फ इतना ही। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमें देखते रहिए।